अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। गुज़िश्ता रोज़ मैंने रजीम के सियासी चेहरे की तब्दीली की अलामात का जिक्र किया था, लेकिन अब ये सिलसिला आगे बढ़ गया है और रसूमात की अदायगी का मरहला आन पहुंचा है, जिसका आगाज़ नाक और कान से हुआ है लेकिन महसूस ज़बान ने किया है। नतीजा ये है कि अब ज़बान लड़खड़ा रही है। जी हाँ, मैं कोई पहेली नहीं बूझ रही, मैं बात कर रही हूँ दो शख्सियात की, एक इसहाक डार और दूसरी मरियम नवाज़। इसहाक डार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाक और कान हैं, क्योंकि एक तो वो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं और फिर सियासी मामलात में उनकी नुमाइंदगी और प्रॉक्सी का किरदार भी वही तो निभाते हैं, जबकि मरियम नवाज़ तो जाहिर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़बान हैं, जिनके लिए और जिसके ज़रिए वो बोलते हैं। तो अब इन दोनों शख्सियात के गिर्द घेरा वो तंग हो रहा है। अच्छा, अब इसहाक डार का नाम तो पहले ही इंसर्कल हो चुका था और उनसे वजारत खारजा वापस लेने की बातें वो भी चल रही थी, लेकिन अब नवासे पर लगने वाले संगीन इल्ज़ामात के बाद ये अमल तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि फैसल वावदा ने तो बाज़ाब्ता तौर पे उनका सर ही मांग लिया है, यानी कि इसहाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। जबकि मरियम नवाज़ की हालत वो इससे भी बुरी है। उनकी नींदें उड़ गई हैं और उन्हें महसूस होने लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, ये बात मैं कोई अपने गुमान की बुनियाद पे आपसे नहीं कर रही हूँ, ये बातें उन्होंने खुद की हैं, जिसकी तफसील और बैकग्राउंड मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। लेकिन चलें ज़रा आगाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ुबान से ही करते हैं। नाक और कान का मामला वो ज़रा बाद में देखते हैं, मेरा मतलब ये है कि इसहाक डार का मामला बाद में देखते हैं, जिनको बचाने के लिए एक कवर अप का बंदोबस्त किया गया है और ख़वातीन से ज़्यादती के केस पर मट्टी डालने की पूरी तैयारी है, जो हो सकता है कि कामयाब भी हो जाए, लेकिन सियासी कीमत तो बहरहाल अदा करनी ही पड़ेगी। वो कैसे, तो उसका भी आज मैं जायज़ा लूँगी। लेकिन पहले मरियम नवाज़। अब मैंने अपने एक गुज़िश्ता व्लॉग में वाक़याती शवाहिद की बुनियाद पर यह बात की थी कि अवाम के साथ पेश आने वाले सानेहात पर ये जो हमारे हुक्मरान तबके के रिवायती बयानात होते हैं ना, इनको देख कर जनाब ऐसा लगता है कि जैसे कर्ब के मारे ये बेचारे रात को सोते नहीं होंगे। लेकिन अमली तौर पे ना इन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जाहिर है कि ना वाक़यात में कमी हो रही है और ना ऐसे वाक़यात की हैंडलिंग में कोई नुमाया बेहतरी वो नज़र आई है, बल्कि यूँ महसूस होता है कि हुक्मरान अशराफिया ने इस इस्तेहसाली निज़ाम को अपना रोज़गार बना लिया है और वो इसके सबसे बड़े और बराह रास्त बेनिफिशरी हैं। तो अब लगता यह है कि मरियम नवाज़ ने मेरी ये बात दिल पर ले ली है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि सानिया काहिना जैसे वाक़यात पर मुझे रात को नींद नहीं आती और जब भी बच्चों या ख़वातीन के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का इर्तिकाब होता है तो मैं फ़ौरन उसका नोटिस लेती हूँ और जब तक मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं होते मैं उनके सर पे सवार रहती हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपने सूबे में क्राइम रेट नीचे आने का क्रेडिट लिया। अब क्या वाकई ऐसा है? तो इसके लिए मरियम नवाज़ के बयान को ज़रा तहलील करके देखते हैं, जिसके लिए पहले उसूल तय कर लेते हैं ना। और उसूल ये है कि देखें, किसी के हवाले से भी बदगुमानी वो जायज़ नहीं है, चूँकि हम जाहिर है कि भाई किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकते। वैसे भी माशरे में पेश आने वाले संगीन जराइम पर हर इंसान का दिल दुखता है, वो महसूस तो करता है ना। तो इस दर्जे में यकीनन वज़ीर आला पंजाब को भी आम आदमी की तकलीफ़ का उतना ही एहसास होगा, मगर हुक्मरानों को जज करने का पैमाना उनके जज्बात का इजहार नहीं, बल्कि वो रिज़ल्ट कार्ड है जो उनके लिए गए एक्शंस के नतीजे में हमारे सामने आता है। लेकिन बदकिस्मती से मरियम नवाज़ की सरबराही में हुकूमत पंजाब के जो एक्शंस और नताइज हमारे सामने हैं, उनको देखकर भाई वज़ीर आला पंजाब के बयानात वो तो बस ज़बानी जमा खर्ची लगते हैं। क्योंकि जनाब पंजाब तो इस वक्त पुलिस स्टेट का मंजर पेश कर रहा है, जिसके शवाहिद वो इतने नुमाया हैं कि अब ये पंजाब असेंबली के स्पीकर जो हैं उन्होंने भी ऐवान में इसका चर्चा शुरू कर दिया है और वो भी संगीन नताइज से ख़बरदार कर रहे हैं। हुआ ये कि पंजाब असेंबली के एक रुकन ने ऐवान में खड़े होकर हाफिज़ाबाद में CCD की मुबैना एक्स्ट्रा जुडिशल जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जिक्र किया। अच्छा, इन वाक़यात पर एक्शन लेने का उस रुकन की तरफ से मुतालबा भी किया गया, जिसको सुनकर लगता है कि जो स्पीकर हैं मलिक अहमद ख़ान, वो तो भाई जैसे मौके की तलाश में ही बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले ननकाना का मसला था, अब हाफिज़ाबाद से भी CCD की शिकायत आ गई है। और इसके बाद जो उन्होंने बात बताई ना, तो उससे ये पता चलता है कि अब हुकूमती लोग भी CCD के शर से महफूज नहीं रहे। अब स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि बाकियों को तो छोड़ें, हुकूमती पार्टी के चीफ एप के डेरे के सामने पुलिस ने 4 बंदे मारकर फेंक दिए और
अब कातिल और उनके रिश्तेदार चीफ वेब की जान के दुश्मन हो गए हैं, लिहाजा फिर स्पीकर ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि आईजी पंजाब को बुलाकर इन वाक़यात की जवाबदेही करें। अच्छा, अब मलिक अहमद ख़ान ने यहीं पर बस नहीं किया, उन्होंने तो बाकायदा धमकी भी दे दी कि अगर आईजी से जवाब तलब ना किया गया तो वो अपनी पार्लिमानी ओवरसाइट की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए आईजी को बुलाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने खबरदार भी किया है कि फिर इस बात के नताइज होंगे। जाहिर है कि एक पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर तहकीकात के मुतालबे होंगे और सियासी तूफ़ान उठेगा। तो क्या अब ऐसा होगा या नहीं, तो ये एक बेमानी डिबेट है, क्योंकि सियासत में तो बयानात की टाइमिंग और इरादे का इजहार अहम होता है, जिससे हवा के रुख का तयन होता है, जो कि हो गया है। और इसका एतराफ़ अब देखें ना कि मरीम नवाज़ ने भी कर लिया है। तो हुआ ये कि एक सहाफ़ी ने चलते चलते मरीम नवाज़ से पूछा कि क्या आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो इस पर मरीम नवाज़ का कहना था कि लग तो रहा है। जाहिर है कि रुखसती की रसूमात का आगाज़ जो हो गया है। तो हुआ ये कि अब अचानक देखें ना कि टीएलपी ने भी करवट ले ली है और गुज़िश्ता रोज़ टीएलपी ने लाहौर की सड़कों पर हज़ारों लोगों को जमा किया, जो बज़ाहिर तो जियो टीवी के ख़िलाफ़ मुजाहरा था, जिनसे हाल ही में एक संगीन लेकिन गैर इरादी तौर पर एक गलती सरजद हुई है, जिसका दिफा करने के बजाय उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया है और गैर मशरूत जियो टेलीविज़न ने माफ़ी भी मांग ली है। और कहा जाता है कि मामला बिगड़ने के खदशे से खुद कहकर, यानी कि जियो ने खुद कहकर चैनल को ऑफ एयर करवाया है। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है, क्योंकि जब कोई गलती का एतराफ़ कर ले और उसकी इस्लाह पर भी राज़ी हो, जबकि चैनल के ख़िलाफ़ कानूनी तादीबी कार्रवाई भी अमल में आ गई है, तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस मसले को मज़ीद हवा देना वो दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मजहबी जज्बात को भड़काने से फिर इंतशार और तशद्दुद जन्म लेता है, जिसकी कीमत फिर पूरी सोसाइटी को अदा करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये थी कि एक जमात जो कलअदम हो चुकी थी, जैसे कि अभी कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी हुई और फिर इस बैन के बाद टीएलपी तो ऐसे गायब हुई कि अपने सरबराह की गुमशुदगी के मामले पर भी आपने देखा ना कि ये बाहर तो नहीं निकली। हालांकि अब भी रिजवी बरादरान का कोई पता या उनकी कोई खबर नहीं है कि वो हैं कहाँ। तो इसके लिए सवाल ये उठता है कि फिर अब अचानक ये जमात लाहौर की सड़कों पर मार्च करने के काबिल कैसे हो गई भाई। तो इससे पता चलता है कि असल टारगेट जियो टीवी नहीं, बल्कि पैगाम वो किसी और के लिए है, जिसका मकसद ये समझना है कि नाक, कान और ज़बान के बाद अब हाथ वो गिरेबान तक भी जा सकते हैं। शायद हो सकता है ना कि फिर इसी पस मंज़र में मरीम नवाज़ को मुस्तकबिल का मंजर नज़र आ रहा हो, जैसे डीजवू होता है, क्योंकि 10 साल पहले भी टीएलपी के हाथों मुस्लिम लीग नून तो काफ़ी नुकसान उठा चुकी है। लेकिन वो क्या है कि हर 10 साल के इस साइकिल से ना तो इन सियासतदानों ने कुछ सीखा है और ना ही साइकिल चलाने वालों ने। बहरहाल वो कहते हैं ना कि मारते के हाथ तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन बोलते की ज़बान नहीं पकड़ी जाती। तो अब फैसल वावड़ा भी बोल रहे हैं और उनका कहना यह है कि इसाक डार फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो शर्मनाक इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़े होने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, फिर उन्होंने रज़ा डार की गिरफ्तारी को भी अपने पहले बयान के साथ ही जोड़ा है, जिसमें उनका कहना था कि जल्द ही इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी और फिर जैसे करतूत होंगे वैसा ही अंजाम होगा। तो जनाब, अब करतूत के मुताबिक अंजाम होता है या नहीं, अलबत्ता सेनेटर फैसल वावड़ा ने ऐसे सियासतदानों के सियासी अंजाम की ख्वाहिश का इजहार किया है जो उनके मुताबिक जमहूरी जनाजे हैं। जाहिर है कि इससे मुराद जो है वो मौजूदा हुक्मरान ही हैं, लेकिन यहाँ पर फैसल वावड़ा ने एक बारीक काम किया है, जिससे जाहिर ये होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ भी एक नया महाज खुलने वाला है। क्योंकि फैसल वावड़ा ने एक इशारा किया है, वो ये कहते हैं कि मैंने एक बात की थी कि 2022 से मुल्क का कोई जमहूरी लीडर बीमार नहीं हुआ, तो अब इस बात की वजाहत का भी वक्त आ गया है और वो मैं मुल्क वापसी पर दूंगा। अच्छा, अब ये कोई पहली नहीं है, क्योंकि 2022 के बाद इमरान खान की आंखों का मसला सामने आया है, जिससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की बीमारी को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए, हो सकता है। और मुमकिन है कि कहा जाए कि रिलीफ का जवाब देने के लिए ये बहाना बनाया गया, जैसे कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कहते आए हैं। देखिए, अब बज़ाहिर तो इसकी यही वजह समझ में आती है ना कि अगर इमरान खान को रिहा भी करना पड़ गया तो उनकी मकबूलियत को डील के इल्ज़ामात से मुतासिर किया जा सके। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लिहाजा आगे बढ़ते हैं और इसहाक डार वाले मामले का जायज़ा लेते हैं, जहां एक कवर अप का इल्ज़ाम वो सामने आया है और वाक़याती और दस्तावेज़ी शवाहिद वो भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं।
تو سب سے پہلے تو جو FIR تھی اسی میں ڈنڈی ماری گئی ہے اور ایک ایسی کہانی بنائی گئی ہے جس میں نائب وزیر اعظم کے نواز سے رضا ڈار کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی سنگین جرائم کے الزامات سے ایسے الگ کر دیا گیا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ FIR کے مطابق رضا ڈار خواتین کو اغوا کرنے میں تو معاون کار تھے اور مرکزی ملزم بھی ہیں، اور رضا ڈار نے ہی خواتین کے ویزے ارینج کیے۔ تو اب کیسے کیے؟ کیا اس کے لیے اسحاق ڈار کے آفس کو استعمال کیا گیا؟ تو یہ ایک الگ سے سوال ہے، لیکن FIR کے مطابق رضا ڈار متاثرہ خواتین کے سامنے خود کو بھی وکٹم کے طور پہ پیش کرتے رہے، جبکہ اصل سرغنہ کوئی اور ہے جس کی ہدایات پہ یہ سب ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اس پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گنجلک ہے جس میں شک کا فائدہ اٹھا کر کچھ عرصے بعد رضا ڈار چھوٹ جائے گا، کیونکہ زیادہ تر سنگین جرائم سے ان کو پہلے ہی الگ کر دیا گیا ہے، اور پھر متاثرہ خواتین بھی اپنے ملک واپس جا چکی ہیں جن کی غیر موجودگی میں سنگین جرائم کے مرتکب نامعلوم ملزمان کی شناخت پریڈ وہ نہیں ہو سکے گی، اور جب تک سرغنہ سمیت سنگین جرائم کے مرتکب ملزمان کی شناخت نہیں ہوگی تو اس وقت تک رضا ڈار کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھے گی، اور پھر اس معاملے کو اب کاروباری لین دین کا رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے DIG آپریشنز نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے سے شروع ہوا تھا، اور جو ملزمان نے متاثرہ خواتین کے ساتھ مل کر کی، لیکن یہ کہ خواتین نے ملزمان کو منافع کی رقم ادا نہیں کی جس سے یہ واقعہ یہ رونما ہوا۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ کہانی بنانے والوں کی عقل کا تو ذرا اندازہ لگائیں کہ خواتین نے ملزمان کو منافع نہیں دیا لیکن وہ خود چل کر ان کے پاس پاکستان آ گئیں۔ اچھا، پھر آپ کور اپ کرنے کی جلدی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سفارت خانے کے دباؤ پر FIR درج کی گئی تو پھر آدھی رات کو پولیس وہ جج کے گھر میں جا گھسی اور راتوں رات متاثرہ خواتین کے بیانات ریکارڈ کرنے کے حوالے سے انہوں نے دباؤ ڈالا، جس پر ججز نے ہڑتال کر دی، تو پھر DIG کو ایکشن لینا پڑا اور انہوں نے جج کے گھر جا کر دباؤ ڈالنے والا وہ جو SHO تھا نا اور دیگر 2 اہلکار ان کو معطل کر دیا، لیکن ججز پھر بھی راضی نہیں ہوئے تو پھر مجبوراً ان اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا۔ اچھا، پھر وکٹمز اکاؤنٹ یعنی کہ متاثرہ خواتین کا جج کے سامنے بیان ریکارڈ ہوا تو اسے پھر پبلک کرنے کے بجائے اسے محفوظ کر دیا گیا، جس کے بعد پھر جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا نا تو بھائی ایک الگ ہی پروٹوکول نظر آیا جو کہ ایسے جرائم کے ملزمان کو عام طور پہ دیا نہیں جاتا ہے۔ اب اگرچہ ملزمان کو قیدی وین میں لایا گیا لیکن آگے پیچھے پولیس اسکارٹ کے ساتھ سرکاری فارچونرز بھی ساتھ تھیں، جبکہ عدالتی پیشی پر بھی سادہ کپڑوں میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے سنگین جرائم کے ملزمان کو عام طور پر چہروں پر کپڑا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب ان تفصیلات سے ایک چیز تو دیکھیں واضح ہوتی ہے نا کہ شاید رضا ڈار تو بچ جائے لیکن سیاسی نتائج سے بچنا وہ مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن پنجاب حکومت نے پیش بندی کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کی ہیں۔ کمشنر، ڈیپٹی کمشنر اور پولیس چیف سمیت کئی اہم انتظامی عہدوں پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ حکومتی ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان انتظامی تبدیلیوں کا مقصد کارکردگی بہتر بنانا اور مؤثر سروس ڈیلیوری کو یقینی بنانا ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ پنجاب حکومت آنے والے حالات کے پیش نظر ریئر گارڈ ایکشن لے رہی ہے اور اہم جگہوں پر اپنے اعتماد کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ عام آدمی کے جو معاشی حالات اس وقت ہے نا اس کی بات کرتے ہیں، جس میں دور دور تک تو بہتری کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت عام آدمی کی جیب میں کچھ چھوڑے گی تو وہ پھر اپنے حالات کو بہتر کر سکے گا نا۔ اب حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 2 روپے کی کمی کی ہے، جبکہ عالمی قیمتیں اس تناسب سے وہ زیادہ کم ہوئی ہیں، اور عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل $70 فی بیرل کے لگ بھگ ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کہ وہ جنگ سے پہلے والی قیمتوں سے بھی نیچے ہے، لیکن ہمارے یہاں اس ریلیف کو پاس آن نہیں کیا جا رہا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک تو یہ 30 سے 35 روپے کا مارجن یہ پہلے سے ہی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور عالمی قیمتوں میں حالیہ کمی سے جو مزید مارجن ملا تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہوئے صرف یہ 2 روپے کم کیے گئے ہیں اور 6 روپے لیوی میں ایڈجسٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ ریونیو کا ٹارگٹ وہ پورا ہو جائے۔
चाहे इससे आवाम गुर्बत की खाई में गिरती है तो गिरे, इनको क्या परवाह। ऊपर से ढिठाई देखें कि ये खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमने टैक्स जमा करने का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आम तबके को यहाँ पे कितना निचोड़ा गया है और जिनसे टैक्स लेना चाहिए था भाई उनको तो आप लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। ये अभी जो आदाद शुमार सामने आए हैं, अब इनके मुताबिक तनख्वाहदार तबके से एक साल में 630 अरब रुपए के टैक्सेस वसूल किए गए हैं, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक रियल स्टेट सेक्टर के मुकाबले में 127% ज्यादा हैं। जबकि आप देखें कि इस बजट में हमने ये देखा कि रियल स्टेट सेक्टर के टैक्स वो आधे कर दिए गए, जबकि तनख्वाहदार तबके को कुछ स्लैब्स पर मामूली रिलीफ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई को जनाब यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि सालाना बुनियादों पर 13.5% हो गई है। अब इदारे शुमारियात के हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक आटा, चावल, दही, दूध, आलू, टमाटर और प्याज समेत 23 ज़रूरी अशिया की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। तो अब इनमें से ज़्यादातर तो फूड आइटम्स ही हैं ना, और इसका बोझ सबसे ज़्यादा निचले और मुतवस्सित तबके पर ही पड़ता है, जिनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा वो खुराक की मद में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, फिर पेट्रोल की कीमत वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 32% ज़्यादा है और बिजली की कीमत 24% बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ कारकर्दगी की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5.2 अरब डॉलर की कमी आ गई है, यानी कि आगे बढ़ने के बजाय रिवर्स गियर लग गया है। और वो उड़ान पाकिस्तान के अरस्तु ख्वाब दिखा रहे थे कि अगले 4 सालों में एक्सपोर्ट्स डबल करके 60 अरब तक पहुंचाएंगे। तो जनाब ये है रिजल्ट कार्ड, जिसकी बुनियाद पर अब हुकूमत के चल चलाओ का जो अमल है वो तेज़ हो गया है। बहरहाल अब आखिर में ज़रा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात का जिक्र करते हैं, जिनका आगाज़ 2 जुलाई से हुआ और 7 रोज़ तक जारी रहने के बाद 9 जुलाई को ये इख्तिताम पजीर होंगी। और गुज़िश्ता रोज़ आलमी खराज अकीदत का दिन था, जिसमें अहम शमूलियत जो है वो सऊदी अरब के वफ़द की थी। इसी तरह पाकिस्तान का भी एक बड़ा वफ़द वहाँ शामिल हुआ। अच्छा, आज और कल 2 दिन अवामी अलविदाई तकरीब होगी, लोगों के लिए दरवाजे खोले जाएंगे। फिर 5 जुलाई को मरकज़ी नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस होगा। 7 जुलाई को मजहबी मरकज़ कुम में जनाजे का जुलूस है। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में जुलूस होगा और फिर 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। तो मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनके आगे के मराहिल में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन एक बात तो देखें, वाज़े है ना कि आयतुल्लाह खामनाई खुद तो चले गए, लेकिन दुनिया को बता गए कि किस तरह लीडर्स अपनी जान की कुर्बानी देकर कौमों को मुत्तहिद करते हैं। क्योंकि वाज़े धमकी मिलने के बावजूद हमने ये देखा ना कि ना तो वो अंडरग्राउंड हुए और ना ही उन्होंने अपनी जो मामूल की सरगर्मियाँ थीं वो रोकी, जिसका नतीजा फिर यही निकलता है। लेकिन आज इस कुर्बानी की वजह से ईरान पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद दिखाई देता है। पूरी दुनिया उससे बात कर रही है। आइसोलेशन उनकी ख़त्म हो चुकी है और सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी देने वाला अमेरिका वो भी ईरान से बात करने पर मजबूर है। तो जनाब ये होता है फ़र्क लीडरशिप का। लेकिन एक हमारे लीडर हैं जिनको इक़्तिदार से प्यारी तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।